हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सीए ललित शाह और स्वागत करता हूं आपको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक मुहिम चलाई हुई है इस लॉकडाउन के अंदर कि जो भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं उन ट्रेडर्स को वो मिस्टेक बताना जो मैंने या मेरे जैसे पुराने ट्रेडर्स ने की है, ताकि वो ना करें और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकें। तो उसी मिस्टेक के अंदर हमने मिस्टेक 1 देखी थी पिछले वीडियो में, ठीक है, जहां हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। जो शेयर बढ़ रहा होता है उसको शॉर्ट नहीं करना है, जो घट रहा होता है उसको हमें खरीदना नहीं होता इंट्राडे के अंदर। आज जो सबसे बड़ी मुझे लगता है जो मिस्टेक ट्रेडर करता है, जो मिस्टेक नंबर 2 है, वो सलमान खान का एक डायलॉग था ना दोस्तों, कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। वो इस मार्केट में नहीं चलती है दोस्तों। अगर आपने एक बार एक सौदा ले लिया है और आपको कहीं भी लगता है वो सौदा गलत हो रहा है, तो काटने में देर मत लगाइएगा। और दूसरों शब्दों में कहूं तो हर एक सौदे में आपका, हर एक ट्रेड में आपका एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आप हाईवे पे चल रहे हैं विदाउट सीट बेल्ट, या ऊबड़ खाबड़ रोड पे विदाउट हेलमेट, खाई में गाड़ी चला रहे हैं विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट अगर कार चला रहे हैं, या बाइक है वो चला रहे हैं विदाउट हेलमेट, तो दोस्तों इट्स जस्ट लाइक कि आपकी लाइफ कवर के बिना आप जी रहे हैं। आपका कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है अपने को लेके, फैमिली को लेके। इसी प्रकार अगर आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं रहेगी इस मार्केट के अंदर, तो दोस्तों आप कमा ही नहीं पाओगे। एक दिन ऐसा आएगा आपकी सारी कैपिटल फिनिश हो जाएगी, फिर से आप जीरो पे जाओगे। हो सकता है फिर आपको फिर से अर्न करना पड़े अपना जो भी आपका मेन बिजनेस प्रोफेशन है वहां पे जाके, और आपको सालों लग जाए फिर से उस जगह पे पहुंचने के लिए। या हो सकता है आप कहीं से लोन्स लेके आएंगे और फिर यही गलतियां करेंगे जो आपने पहले की थी। तो इसीलिए दोस्तों कैपिटल को प्रोटेक्ट करना इस मार्केट में सबसे ज़रूरी है, और वो होता है स्टॉप लॉस से। अब स्टॉप लॉस क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा। स्टॉप लॉस की 3 तरीकों से हम ट्रेडिंग करते हैं फ्रेंड्स। एक होती है इंट्राडे ट्रेड, एक होता है स्विंग ट्रेड, एक होता है इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म ट्रेड होता है। तीनों की परिभाषा में स्टॉप लॉस हैज़ अ डिफरेंट टर्म। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे की बात करूँ तो दोस्तों इंट्राडे के अंदर हमारा प्राइस और टाइम दोनों इन्वॉल्व होता है। कि सपोज मैंने कोई चीज़ 100 रुपए की खरीदी और मेरे को उसमें स्टॉप लॉस लगता है 2% का 98 का लगाना है, और मेरा टारगेट 104 का है। मैंने 98 का स्टॉप लॉस लगा दिया। हो सकता है वो 104 पहले चला जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस खत्म। हो सकता है नीचे आए 98 पे हिट हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, 2 रुपए दे देंगे। कई बार क्या होता है दिन भर वो उसी रेंज में चला, ना 98 का टारगेट आया स्टॉप लॉस आया, ना 104 का टारगेट आया। तो क्या होता है 3 से सवा 3 के बीच में, जिसकी जैसी लिवरेज ब्रोकर से मिली हुई है 320 के बीच में, सौदा ब्रोकर काट देगा। जहां भी काटेगा वो सौदा कट जाएगा बाय डिफॉल्ट। वहां पे उसका अगर छोटा मोटा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आएगा, लॉस है तो उसका लॉस हो जाएगा। ये तो होता है दोस्तों इंट्राडे के अंदर। आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया होता, अगर आपने MIS के अंदर काम करते हैं, तो भी ब्रोकर अपने आप सौदे को 3:15 के बाद काट देता है। पर क्या दोस्तों हम 3:15 का वेट करेंगे? हो सकता है तब तक मेरा जो मैंने शेयर खरीदा हो और मेरा रिवर्स चला जाए, 10% भी चला जाए, तो दोस्तों आप समझ सकते हो एक दिन में कितना बड़ा लॉस हो सकता है। याद रखिएगा एक बात दोस्तों, लॉसेस हमेशा होंगे। लॉसेस मार्केट में, ऐसा नहीं है मार्केट में लॉस होगा ही नहीं, मेरा भी होता है, आप सबके भी होंगे। लॉसेस जितने जिसने छोटे रखे होंगे उतना ही उसका प्रॉफिट बड़ा हुआ होगा। माइंड इट, जिसने जितने छोटे लॉसेस दिए हैं इस बाजार में उसके उतने ही बड़े प्रॉफिट्स हुए हैं। क्योंकि जितनी आप कैपिटल प्रोटेक्ट कर पाओगे उतने ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ज़्यादा ले पाओगे और ज़्यादा प्रॉफिट को आप रन कर पाओगे। इंट्राडे के अंदर दोस्तों जो स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं करते, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कुछ ही समय में, हो सकता है 2-4 जितने भी वो ट्रेड्स मारते हो दिन में, कुछ समय उनकी कैपिटल चल जाए, पर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पूरी कैपिटल ही वाइप ऑफ हो जाएगी। मुझे आज भी दिन याद है, मेरा फ्रेंड एक था, उसने बजाज फाइनेंस के रिजल्ट आने थे और उसने बजाज फाइनेंस का शेयर खरीदा। दोस्तों दिन के अंदर ही रिजल्ट आना था, 300 रुपये गिरा, उसकी पूरी कैपिटल वाइप ऑफ हो गई, और रिजल्ट आने के बाद वो वापस 300 रुपये चढ़ गया। अगर उसने स्टॉप लॉस लगाया होता सही जगह पे, नीचे जाता कोई बात नहीं, जब वापस फिर से आता उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी होती, पर उसके पैसे ही खत्म हो गए थे दोस्तों, तो कहाँ से फिर से बाय करता। वैसे भी दोस्तों हमारी एक लिमिट होनी चाहिए अपनी कैपिटल का, कि यार मैं इससे ज़्यादा एक दिन में नहीं गवाऊंगा अगर मेरे ट्रेड्स मेरे अकॉर्डिंगली नहीं गए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने साथ ही नहीं, अपनी
पूरी फैमिली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कैपिटल आप निवेश कर रहे हैं दोस्तों इस मार्केट में, या तो आप इतने पैसे वाले हैं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी लॉस हो जाए आप सिर्फ एंजॉय करना है, तो दोस्तों एंजॉयमेंट के लिए तो मेरा वीडियो भी मत देखिएगा, क्योंकि मैं भी उन सीरियस ट्रेडर्स के लिए वीडियो बना रहा हूं जो इस मार्केट से कमाना चाहते हैं। खास करके इस लॉकडाउन की मुहिम में, इस लॉकडाउन के माहौल में, जहां लोगों की इनकम्स नहीं है या जिनकी विचारों की सैलरीज कम हो गई हैं, बिजनेसेस बंद पड़े हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं जो शेयर मार्केट में है। तो कम से कम अगर वो इनकम कमाए, बेशक कम कमाए, पर लॉसेज ना दें दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। इस माहौल के अंदर पैसे को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, आपके दूसरे कामों में आएगा। अगर आप एंजॉय करने मार्केट में आए हो तो प्लीज आप मत करो इस मार्केट में। हाँ, आप एक एक शेयर लेके आप एंजॉयमेंट कर सकते हो, आपको बहुत बड़ी कैपिटल यहाँ लाने की जरूरत नहीं। कैपिटल वही लेके आए जो सीरियस है इस मार्केट को लेके, जो सीरियसली ट्रेड करना चाहते हैं। दोस्तों अगर मेरा ये ट्रेड कोई स्विंग ट्रेड का मैं लेता हूं, ठीक है दोस्तों, अगर मेरा कोई ट्रेड स्विंग में है तो जनरली मेरा स्विंग ट्रेड में भी एक प्राइस का स्टॉप लॉस होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्विंग ट्रेड में एक शेयर बाय किया 100 में, जिसका एक लॉन्ग टर्म टारगेट मेरा 120 टू 125 का है और मेरा उसमें स्टॉप लॉस 90 का है, और मैंने उसको 4 से 6 महीने के लिए होल्ड करना है शेयर को। तो वहां पे दोस्तों या तो मेरा प्राइस पहले हिट हो जाएगा, या तो मेरा टारगेट आएगा, स्टॉप लॉस आएगा, और नहीं तो हो सकता है 4 से 6 महीने का समय बीतेगा, मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं उससे एग्जिट मारूंगा। तो वहां स्टॉप लॉस होता है आइदर मेरे प्राइस का, या मेरा जब टाइम पूरा हो जाएगा 4 से 6 महीने का, तब मेरा स्टॉप लॉस वहां पे जो भी प्राइस होगा मैं एग्जिट मारूंगा। थर्ड होती है दोस्तों हमारी जो होती है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज में जो स्टॉप लॉसेस होते हैं दैट आर वेरी वेरी डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है दोस्तों? आपने देखा इंट्राडे के अंदर जो आप स्टॉप लॉसेस लगाते हैं वो प्राइस का होता है। प्राइस अदरवाइज 3:15 बजे अपने आप सौदा कट जाएगा टाइम। स्विंग ट्रेड में जनरली आपका स्टॉप लॉस प्राइस का होता है। 4 से 6 महीने में या तो आपका टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा, नहीं आएगा तो जनरली आपको कैपिटल की जो भी एक रिक्वायरमेंट होगी अपनी कहीं और, अब 6 महीने में उस स्टॉक से पैसा निकालेंगे। हो सकता है छोटा सा मुनाफा है, छोटा सा लॉस आ रहा होगा, आप उससे पैसा निकाल देंगे। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। पहले मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाने वाला था, इसको सिर्फ मैं सीमित रख रहा था स्टॉप लॉस ऑफ इंट्राडे, पर मुझे लगा शायद यही एक अपॉर्चुनिटी भी है मेरे लिए, क्योंकि इस वक्त हम लोग ज़्यादा टाइम इस वक्त वीडियो देखने में लगा सकते हैं क्योंकि सब घर में बैठे हैं। इसीलिए मेरे को लगा इसको मैं अभी इसी के साथ ही एड ऑन कर देता हूँ दोस्तों। तो स्टॉप लॉस जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 6 महीने 8 महीने साल नहीं है, 1 साल से लेके टिल द टाइम दे वांट टू इन्वेस्ट, मे बी होल लाइफ, दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। उस केस में स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों। उस केस में एक ही थंब रूल है जो आप याद रखिएगा स्टॉप लॉस का। जब भी आप कोई शेयर अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लेते हैं, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्विंग ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जब कोई शेयर आप अपना लेते हैं तो आपको पता होता है आप एक बहुत लंबी अवधि के लिए अपना पैसा एक जगह डालने वाले हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए वो पैसा ब्लॉक भी रहे, ना रिटर्न मिले, पर कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो आपने एनालिसिस की है इन्वेस्टमेंट में, जो भी आपने फंडामेंटल एनालिसिस की है, जो भी आपने उसके टेक्निकल्स देखे हैं। एक गलत मिथ ये भी है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें टेक्निकल्स नहीं देखने होते। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सबको पता है शेयर्स कौन से अच्छे निफ्टी 50 के, पर राइट टाइम पे एंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको सिर्फ एक टेक्निकल इंडिकेटर से ही पता पड़ेगा। इसके लिए अगर आपको नहीं देखना आता है, आप कोई ना कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं। पर दोस्तों स्टॉप लॉस का फिर से मैं वापस लौट के आता हूं अपने टॉपिक पे, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो दोस्तों स्टॉप लॉस का सीधा सा एक थंब रूल है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप जब किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट से पहले 1000 बार सोचिए आप क्यों करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टाटा मोटर्स में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोची है, मुझे वैल्यू बाय लगती है। फंडामेंटली टाटा ग्रुप की कंपनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर है, कमर्शियल व्हीकल भी बनाती है, छोटे व्हीकल्स भी बनाती है, बड़े व्हीकल्स भी बनाती है, जैगुआर जैसी गाड़ियां भी अब वो बनाती है, तो और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने आ रही है। मैंने टाटा मोटर्स को शायद चूज किया कि मुझे लगता है फ्यूचर में अब जो लॉकडाउन लगा है इसके बाद 2 ही तरह के लोग गाड़ियां खरीदेंगे, या तो कॉस्ट इफेक्टिव लोग जो कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, या बहुत हाई एंड के लोग जिनको इस लॉकडाउन से इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो महंगी गाड़ियां खरीदेंगे, जैगुआर जैसी गाड़ियां। ये दोनों ही सेगमेंट की गाड़ियां टाटा बनाती है। प्लस टाटा की अपनी इतनी कंपनीज हैं जो इसके लिए वो पावर भी सप्लाई खुद ही करेगी, बैटरीज भी खुद ही बनाएंगे, और काफ़ी जो भी उसके अंदर पार्ट्स बनते हैं ऑलमोस्ट टाटा की अपनी ही कंपनीज, जो अपनी सब्सिडरीज, अपनी डिफरेंट कंपनीज हैं, वो पूरा उनका एक ग्रुप है जो टाटा के लिए गाड़ी बनाएगा। मेरा सिर्फ एग्जाम्पल है, मेरा मतलब ये नहीं कि आप भी टाटा मोटर्स को कल अपने इन्वेस्टमेंट ग्रुप में रखें। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर टाटा मोटर्स दिया, और इसका आज रिजल्ट आने से भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप उसको साइड रखिए।
मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने टाटा मोटर्स में फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म मैंने लगाने से पहले बहुत बार सोचा, मैंने पूरी कंपनी की एनालिसिस की, फंडामेंटल देखा, बैलेंस शीट देखी, उसके लोन्स एडवांस देखे, सब कुछ देखा अपने। अगर मेरा तो खैर मैं खुद ही फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, अदरवाइज आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लेते हैं, फिर आप इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट करने में मैंने 2 थीम्स को आज लिया है। एक तो टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रही है, टाटा इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचेगी, और जो कि फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक गाड़ीज होने वाला है हिंदुस्तान के अंदर, तो मेरे को टाटा अच्छा लगता है। टाटा मोटर्स प्लस वो एक हाई सेगमेंट की गाड़ियां भी बनाती है, एक्सयूवीज भी बनाती है, उसकी वो भी अच्छी चल रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाई एंड्स की गाड़ी में सेल में कहीं कोई फ्यूचर में इफेक्ट नहीं आने वाला है, तो इसलिए मेरे को टाटा मोटर्स अच्छा लगता है। नाउ दिस इज माई इन्वेस्टमेंट पिक। मेरे को टाटा पे भरोसा है, ग्रुप पे। सपोज मैंने इस शेयर को किसी भी भाव पे लिया, चाहे 250 पे, 200 पे, 300 पे, 350 पे लिया, हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो शेयर 350 पे लिया, मैंने 325 आ जाए, 300 आ जाए, 250, मुझे मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैंने उसको एक थीम पे लिया उस शेयर को। हाँ, 400 भी जा सकता है, 450 भी जा सकता है। अब मेरा प्रॉफिट मेरे ऊपर है, मैंने क्या उसमें टारगेट्स रखे हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट्स। हो सकता है टारगेट्स आएगा या तो मैं तब एग्जिट करूंगा, या हो सकता है कि मेरे तरफ मेरे डायरेक्शन में शेयर जाएगा, मैं और एड ऑन्स करता जाऊंगा, जैसी जिसकी जो स्ट्रेटेजी वो करता है। पर स्टॉप लॉस क्या होगा इस केस में भी? क्या कोरोना आया, टाटा मोटर 70 रुपये में आ गया तो मुझे निकलना था, राइट? क्या वो 400 रुपये पे मैंने लिया, 300 आ गया तो मुझे निकल जाना चाहिए? क्या कोई ऐसी न्यूज़ आ गई कि भाई टाटा के लेके कोई कोर्ट में कोई ऐसा डिसीजन आ गया जिसकी वजह से उसको 10-20 करोड़ का कोई पेनल्टी लगने वाली है, मुझे टाटा मोटर्स से एग्जिट हो जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या प्राइस में क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट्स में एग्जिट मारने का? नहीं दोस्तों, प्राइस बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, प्राइस है, मैं बताऊंगा किस जगह पे है। सबसे पहले जो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं उसके अंदर एक थीम होती है, जिसको देख के थीम को मैंने इन्वेस्ट किया होता है। अब सपोज कल टाटा ग्रुप के मालिक आके एक अनाउंसमेंट कर देते हैं, साहब हम जो हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी अब इंडिया में नहीं बनाएंगे, या इंडिया के लिए हम इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं बनाने वाले, हमारा एक अलग कंसर्न हो गया, हम सिर्फ कमर्शियल व्हीकल ही बनाएंगे साहब, हम उसी में खुश हैं, हम इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं बनाना चाहते हैं। या हम इलेक्ट्रिक के साथ जो जैगवार हमने जो उसका हमने टाइप किया था जैगवार का, अब हमारा वो टाइप खत्म होता है, अब हम हाई एंड की गाड़ी नहीं बनाएंगे। कुछ इस तरह की बात उन्होंने बोल दी, यानी कि अब ना वो इलेक्ट्रिक या वो जो हाई सेगमेंट की गाड़ियां होती है वो नहीं बनाएंगे। अब मैंने टाटा ग्रुप का शेयर लिया ही इसलिए था, टाटा मोटर्स, कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी और हाई एंड की गाड़ियां बनाने वाले हैं। जिस दिन ये अनाउंसमेंट आ गई उस दिन चाहे वो मेरा शेयर 350 से 250 पे है या 550 पे है, मैं 1 सेकंड भी वेट नहीं करूंगा, उस शेयर से मैं एग्जिट मारूंगा उसी वक्त। दैट विल बी माई स्टॉप लॉस। जिस दिन मेरी थीम जिसकी वजह से मैंने वो खरीदा था, जो रीजन था, वो रीजन चेंज हो गया, इरेस्पेक्टिव हो सकता है वो शेयर 550 से 1100 जाए, मुझे किसी दूसरी थीम पे लेना होगा टाटा मोटर्स में, फिर से रीथिंक करके लूंगा। पर जिस थीम पे मैंने उस वक्त बाय किया था, जिस दिन भी वो थीम बदल जाती है तो मैं उस शेयर से एग्जिट करूंगा। अब सपोज मैंने एक रिलायंस का शेयर खरीदा, मुझे लगता है रिलायंस जो है, क्योंकि आने वाले टाइम में फ्यूचर जो हमारा दिखता है वो पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही दिखता है, और रिलायंस पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ढाल रहा है अपने आप को। ऑलरेडी उसका जियो प्लेटफॉर्म, फेसबुक से टाई अप, ये सारी चीज़ें चल रही हैं गूगल पर। कहीं कल रिलायंस कह दे नहीं साहब मैंने सपोज रिलायंस लिया ये सोच के, और कल रिलायंस कह दे मेरा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने का मन नहीं है, मैं फेसबुक से टाइप्स तोड़ता हूँ, मैं XYZ जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे टाइप तोड़ता हूँ, मैं ऑनलाइन कोई बिजनेस नहीं करूँगा, दैट विल बी द डे व्हेन आई विल एग्जिट रिलायंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ रिलायंस। तो हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ हमारा स्टॉप लॉस कभी प्राइस का नहीं होता है दोस्तों, हमेशा हमारा जब थीम चेंज होती है तब होता है। प्राइस का कब होगा? ऐसा नहीं है प्राइस का नहीं होगा, कब होगा? जब देयर इज सम सो बैड न्यूज अबाउट दैट कंपनी, फॉर एग्जाम्पल कि DHFL, येस बैंक, जहां आपको एक खबर आ रही थी साहब इसके अंदर कोई फ्रॉड हुआ है कंपनी के अंदर, ठीक है, या कंपनी ही दिवालिया होने जा रही है, कुछ इस तरह की आपको खबरें आती हैं, आप एनालिसिस करते हो और एक प्राइस, उस वक्त आपका प्राइस एक्शन भी बता रहा होता है भाई ये टेक्निकली अपने सारे बैरियर्स को तोड़ दिया है, यस ऑफ कोर्स वहां हम एग्जिट मारते हैं। पर वहां रीजन क्या होता है कि कंपनी ही डूबने जा रही है। अगर आपको इतना कन्विक्शन है कि कंपनी ही खत्म होने जा रही है, आपको इमीडिएट एग्जिट मारना है, वो तो सोचना ही नहीं है किसी भी प्राइस पे आपको कि मैं रिलायंस कैपिटल में सपोज आपने बाय किया था तो मैं उसका यहाँ तक वेट करूंगा, यहाँ तक नहीं। अगर आपको लगता है साहब अनिल अंबानी दिवालिया हो गए हैं तो आप क्यों वेट कर रहे थे रिलायंस एनर्जी और इसके अंदर पावर के अंदर या कैपिटल के अंदर? आपको DHFL में पता पड़ गया था कि साहब इनका ये मैटर हो गया, वाई यू आर वेटिंग? येस बैंक के अंदर आपको कपूर साहब का मैटर पता पड़ गया था, वाई यू आर वेटिंग फॉर सो मच? और आज हम मल्टी बैगर की तरह येस बैंक को 12-13 रुपए से खरीदते हैं और कहते हैं यार ये येस बैंक मल्टी बैगर बनेगा। अरे उसकी सोचो जो आज भी 300 रुपए में खरीद के बैठा है,
आपको लग रहा है ये 13 रुपए से 30 रुपए हो जाएगा, उसकी सोचो जो बेचारा 300 रुपए से अभी तक बैठा हुआ है, क्यों नहीं उसने एग्जिट मारा जब इतनी सारी उसके पास न्यूज थी, राइट? न्यूज ऐसी न्यूज नहीं जो हवा में न्यूज है, वो न्यूज जो फैक्चुअल न्यूज है, जो आप तक फैक्ट्स के रूप में आ गई है। एक होता है सिर्फ र्यूमर, मैं कभी र्यूमर में एग्जिट नहीं मारूंगा। एक होता है यस दीज आर द फैक्ट्स, और जब फैक्ट सामने हैं कि इस कंपनी में घपला सत्यम में हुआ है, वहीं आपको एग्जिट मारना है। वहां प्राइस तो हमारा कुछ मायने नहीं रखता, जिस भी प्राइस पे होगा मैं वहां एग्जिट मारूंगा। अदरवाइज इन अ नॉर्मल केस, ये तो एक्सेप्शनल केस थे जो मैंने आपको नाम लिए, इन अ नॉर्मल केस जो हमारा लॉन्ग टर्म मेरा कम से कम स्टॉप लॉस रहता है, वो होता है जिस दिन उस कंपनी ने अपनी थीम बदल दी, ऑब्जेक्टिव बदल दिया। जिस ऑब्जेक्टिव से मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, मैं उस दिन उस कंपनी से एग्जिट हो जाऊंगा, राइट दोस्तों? दैट इज माय स्टॉप लॉस इन माय इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स। स्विंग ट्रेड में ऑफ कोर्स मेरे प्राइस का ही हमेशा रहेगा कि अगर इसने इस चीज को इससे नीचे चला गया तो मैं एग्जिट मार दूंगा। इंट्राडे में हमारा हमेशा प्राइस का रहेगा कि भैया अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है, मेरी रिस्क भी मेरे को कहती है 98, 2 रुपए ज्यादा मैं नहीं ले सकता, तो मैं 98 का उसमें एसएल मारूंगा। दूसरा, इंट्राडे के लिए मैंने इंट्राडे ट्रेड सेटअप भी दोस्तों एक बनाया है, उसके अंदर भी क्लियर कट बताया है आप इंट्राडे में जब ट्रेड्स लेते हैं तो कैसे एसएल रखना है आपको। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आप बेशक टारगेट्स मत रखिएगा शेयर खरीदते वक्त, पर स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। आपको यह पता होना चाहिए अगर मेरा ट्रेड गलत है, अगर मेरा ट्रेड गलत है तो मेरे को कितना नुकसान होने वाला है। फायदे में तो आप, मैं कह रहा हूं अनलिमिटेड फायदा लीजिए, भगवान करे आपको एक दिन में 20% आपका शेयर चल जाए, आपने अगर टारगेट नहीं लगाया था तो 20% तक आप प्रॉफिट राइट कीजिए। पर दोस्तों लॉस को हमें 20% राइट नहीं करना है। लॉस हम 1.5 से 2%, 1% डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क कैपेसिटी, 54, 58 जो जिसकी जैसी कैपिटल है, जिस हिसाब से आप करते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस आपको लगता है किसी शेयर का 100 रुपए का यार उसका बनता ही 97 पे है, तो आप अपनी क्वांटिटी कम कर दो, अपनी कैपिटल के हिसाब से आप क्वांटिटी कम कर दीजिए। अगर आपको उसमें ट्रेड मारना इतना जरूरी है जिसमें स्टॉप लॉस आपको लगता है ओवर 3 to 4% का स्टॉप लॉस बनता है बॉस इसका इंट्राडे के अंदर, तो आप उसमें अगर आपको लगता है इतना जरूरी ट्रेड और आपको कन्विक्शन है कि वो प्रॉफिट ही जाएगा, तो दोस्तों उसमें मेरी एक सलाह होगी, आप कम क्वांटिटी से काम करें, क्योंकि आपको अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है, हर हालत में करनी है। अगर आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं होगी तो यू कैनॉट बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। और मेरा इस चैनल को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ता है, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट परिवार का पार्ट बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाए बाजार से। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि वो रोज मुनाफा कमाएगा, पर मोस्ट ऑफ द डे उसके प्रॉफिट्स के होने चाहिए। अगर कभी लॉस करता है 1000 रुपए का, प्रॉफिट करता है 10,000 का, तब मुझे ज्यादा खुशी होगी दोस्तों। आज भी जो मैंने वीडियो बनाई थी एनालिसिस के ऊपर, कई लोगों के मैसेजेस आए कि भी इतना इतना प्रॉफिट हुआ, जबकि मार्केट एक साइडवेज और डाउन ट्रेंड में थी। मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों। इसी प्रकार आप लोग अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स बनाते रहें। अपनी मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स जो दोस्तों मैंने आपको बताई है स्टॉप लॉस ना रखने की, मेरी भी थी। जब हम सौदा लेते हैं तो उस वक्त हमें लगता है हमारा सौदा तो हमारे ही डायरेक्शन में जाने वाला है, चाहे कुछ हो जाए। लॉस लेना हमें आता ही नहीं है। प्रॉफिट 100 रुपए का मैंने लिया, मेरा टारगेट 104 था, 101 हो गया, हमारी धड़कन बढ़ जाती है, अरे 1 रुपए नीचे ना गिर जाए, क्या प्रॉफिट बुक कर लूं, प्रॉफिट बुक कर लूं। और अगर यही 100 रुपए का 99 था, अरे अभी तो 99 है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मैंने 98 का स्टॉप लॉस लगाया है। और गलती क्या करते हैं, जैसे ही वो शेयर 98.40, 98.30, अरे 98 टच ना हो जाए, अभी तो टाइम है, स्टॉप लॉस 97 कर देते हैं। जैसे वो 97.5 आया, अरे स्टॉप लॉस 96 कर देते हैं। दोस्तों स्टॉप लॉस एक बार जो आपने लगा दिया, उसको छेड़ना तब तक नहीं है जब तक आपका कोई कन्विक्शनरी कोई चीज चेंज नहीं हो रही है। अदरवाइज जब आप सौदा लेते हैं, बाई मारने से पहले 1000 बार सोचिए, उसका स्टॉप लॉस सोचिए, पर एक बार आपने सौदा मार दिया, एक बार को आप टारगेट कहीं भी बुक करिए, फर्क नहीं पड़ता, पर स्टॉप लॉस आपका फिक्स होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टॉप लॉस हमें नीचे नहीं हिलाना है, हमें कहाँ हिलाना है ये पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि अभी मेरे भाई, मैंने बताया एक एग्जांपल कि 100 रुपए का शेयर मेरा 101 हो गया या 102 रुपए हो गया, मेरा सपोज टारगेट 104 है। अब 100 रुपए में मैंने लिया, 102 हो गया है, मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूं यहां पे अभी भी, ठीक है दोस्तों। तो मेरे को क्या करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस 98 का ही रखना चाहिए, क्या मैं वेट करूं लॉस होने का? नहीं दोस्तों, यहां हम स्टॉप लॉस अपना रिवाइज करते हैं, यहां जिसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहां मैं अपनी कॉस्ट प्लस कुछ छोटा सा प्रॉफिट जो भी आपको लगता है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा दिया कि ठीक है यार, अगर रिवर्सल भी मारेगा तो अब मेरे को इस सौदे में लॉस नहीं देना है। एक बार मेरा सौदा प्रॉफिट में आ जाए, अच्छे खासे प्रॉफिट में, उसके बाद अगर आप लॉस देते हैं दोस्तों, तो कैसे आप इंट्राडे में कमाएंगे?
ज़रूरी नहीं है जो आप सोचते हैं टारगेट वो 100% एक्यूरेट तरीके से आएंगे, पर कहीं ना कहीं अगर आपका डायरेक्शन सही है तो दोस्तों आपको उस दिन लॉस तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट कम हो चलेगा पर लॉस नहीं होना चाहिए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए। 103 का जैसी शेयर हो जाए आपका स्टॉप लॉस इमीडिएटली 102 रुपए का हो जाना चाहिए, ताकि अब आपको 104 का वेट तो कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, पर आपको कहीं भी नीचे, इसके नीचे अब आपको लॉस नहीं होना चाहिए। इतना तो फिक्स हो जाना चाहिए प्रॉफिट एक बार आपके डायरेक्शन में शेयर चल रहा है तो। और एक दोस्तों, स्टॉप लॉस को आप ऊपर की तरफ, फिर बोल रहा हूं, जितना चाहें छेड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। 104 के बाद हो सकता है वो 105 चला जाए, आपने अभी भी टारगेट पे नहीं बुक किया, आप 104 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, चलेगा। आप टारगेट बुक करने में देर कीजिए, चलेगा, पर स्टॉप लॉस लगाते रहिए साथ में ट्रेलिंग। अदरवाइज क्या होगा कि हो सकता है वो 105 से धड़ाम 98 पे आ जाए, आपने 5 रुपए प्रॉफिट भी बुक नहीं किया 5% का, उल्टा 2% का लॉस देके जा रहे होंगे। दोस्तों मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा अगर कहीं मेरे को 5,000 रुपये मिल रहे हो, सपोज मैंने 1000 शेयर लिए थे और उसके बदले में 2000 उस शेयर को मार्केट में देके जाऊँ। तो दोस्तों ये गलतियां मैंने या मेरे जैसे बहुत सारे पुराने ट्रेडर्स ने की हैं। उन्हीं से ही जो मैंने एक सर्वे किया था, उनसे जो एक मैंने डिस्कशंस किए थे, उसके बाद ही ये मैं मुहिम में इस वीडियोस को बना रहा हूँ। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं स्टॉप लॉस ना लगाना जो हर इंट्राडे ट्रेडर खास करके बिगिनर जरूर करता है। इसलिए मेरी दोस्तों आपसे विनती है, आप वो गलती ना करें जो पुराने ट्रेडर्स करते थे। आप अगर नए हैं इस मार्केट में तो बिना स्टॉप लॉस के कोई काम ना करें। बाकी दोस्तों मैं कोई सेबी एनालिस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं अपनी नॉलेज और अपना जो एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रहा हूं आपसे, अपना 20 वर्षों का। आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, कैसे लगाना है, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। मेरी सिर्फ आपको सलाह है कि लगाना है बस। आज से एक मुहिम कर लें, मैं कोई भी सौदा मारूंगा टारगेट से पहले मैं स्टॉप लॉस उसमें लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, और वेट कीजिएगा मेरी एनालिसिस वीडियो का जो कि मैं बहुत ही जल्द आपके लिए आज बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।